अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 5 के अंदर जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एविडेंस अबाउट प्रोग्नोसिस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एविडेंस अबाउट एक्सपीरियंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एविडेंस अबाउट प्रोग्नोसिस। ठीक है, प्रोग्नोसिस तो हमें पता है कि क्या होता है। कोई भी एक्सपेक्टेड आउटकम हमारी डिजीज़ का क्या है उसे हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, कि हमारी डिजीज़ कितना चलेगी आगे, ठीक है, कितना टाइम लेगी ठीक होने में, डिजीज़ की प्रोग्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोग्नोसिस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, हमने पिछले चैप्टर्स में ये बात पढ़ी हुई है कि हमें एविडेंस अबाउट प्रोग्नोसिस से रिलेटेड बेस्ट इंफॉर्मेशन कोहार्ट स्टडीज़ से मिलती है, ठीक है, या कोहार्ट स्टडीज़ के सिस्टेमिक रिव्यूज़ से मिलती हैं, ठीक है, और कभी कभार हमें क्लिनिकल ट्रायल से भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है एविडेंस अबाउट प्रोग्नोसिस से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो स्टडीज़ ऑफ प्रोग्नोसिस हैं जो हमें कोहार्ट स्टडीज़ से मिलती हैं या क्लिनिकल ट्रायल से मिलती हैं या कोहार्ट स्टडीज़ की सिस्टेमिक रिव्यूज़ से मिलती हैं, ये आया कि वैलिड हैं भी या नहीं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 3 इश्यूज़ हैं या 3 क्वेश्चंस हैं जिसे हम कहते हैं। सबसे पहला हमारे पास है, सबसे पहले हम इंडिविजुअल स्टडीज़ ऑफ प्रोग्नोसिस देखेंगे, ठीक है, कि मतलब हर एक स्टडी का प्रोग्नोसिस कैसा है। उसके बाद हम सिस्टेमिक रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्नोसिस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल स्टडीज़ ऑफ प्रोग्नोसिस में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है डैट इज़ वॉज देयर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग फ्रॉम द वेल डिफाइंड पॉपुलेशन। मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन है जिसे हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं, जो हम लेना चाहते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट की, हमारे रिसर्च की टारगेट पॉपुलेशन है, उसमें से ही रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया गया है या कहीं और से तो नहीं लिया गया। ठीक है, इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है। ठीक है, दूसरा है कि वॉज देयर एन इंसेप्शन कोहार्ट। इंसेप्शन कोहार्ट क्या होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इंसेप्शन कोहार्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ उसके बारे में बेसिक के। इसके अंदर हम वो स्टडी लेते हैं जिनके अंदर लोगों को जो डिज़ीज़ है उसके सिम्टम्स बिल्कुल अभी स्टार्ट हुए होते हैं या अभी बिल्कुल वो डायग्नोज हुई होती है इनको डिज़ीज़। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ वॉज देयर कंप्लीट और नियर कंप्लीट फॉलोअप। ठीक है, कि फॉलोअप जो था वो उनका कंप्लीट था या नियर कंप्लीट था। ठीक है, क्योंकि हमने फॉलोअप के बारे में पहले भी बहुत पढ़ा हुआ कि इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है हमारी स्टडी के ऊपर। अब हम इन क्वेश्चंस को बारी बारी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ जाता है डैट इज़ वॉज देयर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग फ्रॉम अ वेल डिफाइंड पॉपुलेशन। ठीक है, अब वो सबसे पहले कह रहा है कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना हमारी रिसर्च के अंदर, ठीक है, उसे हम सैम्पल बोलते हैं। सैम्पल ही कहते हैं ना वो लोग जो हम पॉपुलेशन के अंदर से जिन लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारी जो है वो रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हम उसे सैम्पल ही बोलते हैं। ठीक है, हमने वो देखना है कि वो सैम्पल उस पॉपुलेशन में से है या नहीं है जिस पॉपुलेशन पे हम रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, जिस पॉपुलेशन में हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अच्छा, मीन्स टू से हम कहना चाह रहे हैं कि जो है वो टारगेट पॉपुलेशन में से सैंपल लिया गया है या नहीं लिया गया। ठीक है, अब टारगेट पॉपुलेशन को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। टारगेट पॉपुलेशन हमारे पास वो पॉपुलेशन है जिसके अंदर हमने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियोज़ में कि एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है और एक इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो हमने जो क्राइटेरिया सेट किया है उसको देखते हुए हमने स्टडी के अंदर लोगों को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी है या नहीं। मीन्स टू से कि जो लोग हमने सेलेक्ट किए हैं स्टडी के लिए वो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं भी या नहीं, वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं भी या नहीं। अगर पूरे उतरते हैं डैट मीन्स कि वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो लो बैक पेन है। लो बैक पेन में भी हमने लोग लेने हैं जिनकी 30+ एज हो। ठीक है, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। अब अगर हम 30+ से कम वाले लोग लेंगे, ठीक है, तो डैट मीन्स कि वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ कि हमने 30+ एज के लोग लेने हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था। ठीक है, उसके बाद एक और जो इशू आता है ना वो ये आता है कि जो पार्टिसिपेंट हमने स्टडी के अंदर इंक्लूड किए हैं इनको किस तरह हमने इंक्लूड किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है उन्हें इंक्लूड करने के लिए। ठीक है,
रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स इंश्योर्स दैट द सैम्पल इज़ रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अब लोगों को या पार्टिसिपेंट्स को किस तरह स्टडी में इंक्लूड किया गया, ये चीज़ देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा सैम्पल है वो टारगेट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अगर हमने स्टडी के अंदर तमाम ऐसे पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड किया है जो एलिजिबल हैं, ठीक है, मींस के जो हमारे क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, डैट मीन्स के जो हमारा सैम्पल है वो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, क्या बात बताई मैंने आपको कि अगर पार्टिसिपेंट्स हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं सारे पार्टिसिपेंट्स, दैट मीन्स कि हमारा सैम्पल जो है वो टारगेट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आ जाती है सैम्पल कॉन्जिक्यूटिव केसेस। इसमें हमारे पास आता है स्टडीज़ इन विच ऑल और नियरली ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स एंटर द स्टडी समटाइम्स सेड टू हैव सैम्पल्ड कंजिक्यूटिव केसेस। अच्छा, एक तो हमारे पास ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल ये भी पॉइंट्स आदि देख लें। व्हेन यू रीड स्टडीज़ लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, जब भी हम प्रोग्नोसिस से रिलेटेड डाटा लेने लगते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं, तो हम ये सबसे पहले ये देखते हैं कि जो स्टडी है उसके अंदर हमने तमाम पेशेंट्स को इंक्लूड किया या कंसेक्टिव केसेस को इन्वॉल्व किया है, मतलब मीन्स कुछ सिलेक्टेड केसेस इन्वॉल्व किए हैं या तमाम पेशेंट्स को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं जब हम प्रोग्नोसिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने लगते हैं। ठीक है, और अगर किसी स्टडी के अंदर ये चीज़ नहीं बताई हुई कि ऑल पेशेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है या कंसेक्टिव केसेस को इन्वॉल्व किया गया है, डैट मीन्स कि उसके अंदर जो है वो बायस डाटा मौजूद है। ठीक है, और वो हमें प्रोग्नोसिस से रिलेटेड ट्रू डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही स्टडी। और अगर किसी ने ये चीज़ मेंशन की हुई है, डैट मीन्स कि वो हमें ट्रू डाटा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास है ना स्टडीज़ जिनके अंदर हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो पूरा क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं हमारे, और उन लोगों को शामिल करते हैं जो थोड़ा बहुत क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टडीज़ को हम बोलते हैं सैम्पल कंसेक्टिव केसेस। ठीक है, कंसेक्टिव पढ़ लें या कंजिक्यूटिव पढ़ लें, जो मर्ज़ी पढ़ लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऐसी स्टडीज़ जिसके अंदर जो है तमाम के तमाम लोग इंक्लूजन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अच्छा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है कि वो क्राइटेरिया मतलब जिसके थ्रू जो पर्सन है वो एलिजिबल है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है स्टडी के अंदर, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वो होता है जिसकी बिना पर ऐसी क्राइटेरिया जिसकी बिना पर जो पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो अगर वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता, डैट मीन्स ये पॉसिबल है कि वो लोग जिनको स्टडी में एंटर किया गया है उनका सिस्टेमिकली डिफरेंट प्रोग्नोसिस हो उन लोगों से जिनको स्टडी में एंटर नहीं किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वॉज देयर एन इंसेप्शन कोहार्ट। अच्छा, अब हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक हमारे पास है सर्वाइवर कोहार्ट और दूसरा है इंसेप्शन कोहार्ट। सर्वाइवर कोहार्ट क्या होता है? सर्वाइवर कोहार्ट के अंदर जो है वो जो पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट किया गया है ना, ठीक है, उस सैंपल के अंदर क्या होता है, उन लोगों को करंटली वो कंडीशन चल रही होती है, ठीक है, और वो क्रोनिक भी हो सकती है। मीन्स उन लोगों को कंडीशन चल रही है, कोई एक्यूट में होगा, कोई क्रोनिक में होगा, ठीक है। ऐसे जो लोग हैं जो सैंपल के अंदर इंक्लूड होते हैं उनको फिर हम कहते हैं सर्वाइवर कोहार्ट, ठीक है। जबकि इंसेप्शन कोहार्ट में ये होता है कि इसके अंदर ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनको अभी डिज़ीज़ स्टार्ट हुई है, उनको सिम्टम्स अभी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, या उनका अभी बिल्कुल रिसेंटली डायग्नोसिस हुआ है, ऐसे लोग इंसेप्शन कोहार्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसी जैसे सर्वाइवर कोहार्ट में मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को करंटली वो कंडीशन चल रही है वो सारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे, वो एक्यूट भी होंगे, क्रोनिक भी होंगे, ठीक है, दोनों कंडीशंस के साथ हो सकते हैं, मिक्स लोग होंगे। तो इसमें क्या होगा कि ऐसी स्टडीज़ के अंदर जो है वो फिर बायसनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग क्रोनिक कंडीशंस के अंदर होंगे उनका प्रोग्नोसिस डिफरेंट होगा, ठीक है, और जो लोग अभी रीसेंट कंडीशन के अंदर होंगे उनका प्रोग्नोसिस डिफरेंट होगा सर्वाइवर कोहार्ट के अंदर, क्योंकि दो तरह के लोग मौजूद हैं ना इसके अंदर, तो इस वजह से भी बायसनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि
जो सर्वाइवर कोहार्ट के अंदर जैसे दोनों कंडीशंस के लोग इन्वॉल्व हैं, तो जो क्रोनिक कंडीशंस है ना उनके अंदर लोगों का फॉलोअप भी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा लंबे अरसे तक ये डिजीज़ चलती हैं, तो इतना लार्ज फॉलोअप कोई भी कैरी आउट नहीं कर पाता और लोग दरमियान में ही छूट जाते हैं, ठीक है। और इंसेप्शन कोहार्ट का मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर सिर्फ वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको अभी अर्ली पॉइंट पे ही डिज़ीज़ डायग्नोज हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर स्टडी कंडक्ट की जाए तो बाइसनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसने कहा है कि ये इस चीज़ की श्योरिटी की है क्वेश्चन के अंदर कि क्या जो कोहार्ट है वो इंसेप्शन कोहार्ट है, ठीक है, क्योंकि इंसेप्शन कोहार्ट होगा तो उसके अंदर बाइसनेस बहुत कम होगी। लास्ट में उसने ये बताया कि स्टडीज़ दैट रिक्रूट इंसेप्शन कोहार्ट में प्रोवाइड लेस बाइस्ड एस्टीमेट ऑफ प्रोग्नोसिस दैन स्टडीज़ दैट रिक्रूट सर्वाइवर कोहार्ट, के जो स्टडीज़ जिनके अंदर इंसेप्शन कोहार्ट है उनकी बाइसनेस कम होती है एज़ कम्पेयर टू वो स्टडीज़ जिनके अंदर सर्वाइवर कोहार्ट है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है डैट इज़ वॉज देयर कंप्लीट और नियर कंप्लीट फॉलोअप, के जो फॉलोअप था वो पर्सन नहीं या पार्टिसिपेंट ने कंप्लीट लिया या नियर कंप्लीट था, या वो दरमियान में किसी भी इशू की वजह से छोड़ गया। वो इश्यूज़ भी हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो प्रोग्नोस्टिक स्टडीज़ हैं ना वो बाइस्ड हो सकती हैं लॉस टू फॉलोअप से, कि अगर कोई पर्सन ड्रॉप आउट हो गया या वो छोड़ के चला गया किसी भी मजबूरी की वजह से, या उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, या डिज़ीज़ लॉन्ग टर्म थी, या दरमियान में उसकी डेथ हो गई, तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा बाइसनेस आती है हमारी प्रोग्नोसिस की स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। अब वो कहता है कि हाउ मच ऑफ अ लॉस टू फॉलो अप कैन बी टॉलरेटेड, मतलब कि कितना लॉस टू फॉलो अप जो है वो बर्दाश्त के काबिल होता है कि उससे हमारी रिसर्च के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना आए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर तो लॉस टू फॉलो अप लेस दैन 10% है तो ये हमारी जो प्रोग्नोसिस का रिज़ल्ट है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और अगर ग्रेटर दैन 20% है तो ये क्या होगा, इसमें हमारा ये आ जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें भी हमें केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि जब ग्रेटर दैन 20% भी लॉस टू फॉलो अप आएगा तो भी हमारी जो रिज़ल्ट है वो बाइस्ड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एटलीस्ट अगर 85% है तो इसमें क्या है कि जो हमारी स्टडी है वो सीरियसली बाइस्ड हो चुकी है लॉस टू फॉलो अप की वजह से, ठीक है, अगर लॉस टू फॉलो अप 80% है। अब ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई कि लार्ज स्टडीज़ होंगी तो उनका लार्ज फॉलोअप होगा, पार्टिसिपेंट दरमियान में डाई भी कर सकते हैं, वो फॉलोअप पीरियड के दरमियान में डाई कर सकते हैं, किसी वजह से छोड़ के जा सकते हैं, तो हमारे रिजल्ट पे फिर इफेक्ट आएगा जब वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट पे आता है सिस्टेमिक रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्नोसिस। सिस्टेमिक रिव्यूज़ ऑफ प्रोग्नोसिस के अंदर उन्हें इस बात की ज़रूरत होती है कि वो डिफरेंट सर्च स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करें डिफरेंट स्टडीज़ के लिए, ठीक है, और डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करें डिफरेंट स्टडीज़ की क्वालिटी को असेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एविडेंस अबाउट प्रोग्नोसिस।